हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो अपने पॉइंट्स पढ़ रहे थे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य उनको कंटिन्यू करेंगे। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और जब उन्होंने स्थगित किया तो वो थे कहाँ पर? तो वो थे बारदौली में। कहाँ पर थे वो? तो वो थे बारदौली में। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। कब? 13 मार्च 1922 ईस्वी को। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 ईस्वी को ही उनको रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना किसने करी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में ही इसके अध्यक्ष चुने गए, यानी सिर्फ एक बार। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी भगत सिंह ने। किसने करी थी? भगत सिंह ने। कब करी थी? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में। काकोरी कांड। पर उससे पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं चंद्रशेखर आज़ाद यानी पंडित जी के बारे में। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म स्थान इनका था भावरा झाबुआ, जिला वर्तमान में जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। जन्म तिथि की अगर बात करें तो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। पिता थे इनके पंडित सीताराम तिवारी, माता थी इनकी जगरानी देवी। और ये जहाँ पर शहीद हुए वो स्थल क्या था? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। शहीद कब हुए ये? तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। इनसे संबंधित जो संगठन है वो है नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये पूरी जानकारी थी चंद्रशेखर आज़ाद यानी पंडित जी चंद्रशेखर सीताराम तिवारी जी के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं काकोरी कांड के बारे में। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया और इसे ही काकोरी कांड कहा गया। तो हुआ क्या कि जब 9 अगस्त 1925 की तिथि थी, उस दिन 10 व्यक्तियों ने मिलकर सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो 8 डाउन ट्रेन से जा रही थी उससे रेल विभाग का मतलब खजाना वो काकोरी नाम के स्थान पर लूट लिया। और इस काकोरी नाम के स्थान पर लूटा, इसीलिए इसको हम काकोरी कांड कहते हैं। फिर सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। और ये जो काकोरी कांड करने का विचार था तो पूरा किसका मतलब प्लान था? तो ये पूरा लूटने का विचार था राम प्रसाद बिस्मिल का। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। और काकोरी कांड के ही कारण 19 दिसंबर 1927 को इन सभी लोगों को फांसी दे दी गई और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। तो सचिंद्र सान्याल कौन है? जिन्होंने अभी हमने पढ़ा था कि कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। उनको क्या हुआ कि उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली और बाकी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इनको 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को काकोरी कांड के कारण इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। फिर मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। तो जो मनमथ नाथ गुप्त हैं उनको 14 वर्ष की कैद दे दी गई।
तो उनको जो है मन्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हुए फांसी पर लटक गए, मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ। यानी वो जब फांसी पर लटक रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ। ये उनका स्टेटमेंट था जब वो फांसी पर लटके थे, मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। तो ये रिसेंट का हो सकता है, करंट का, तो इसको आप याद रखिएगा कि किस, ऐसे पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया, तो योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की। दूसरा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। तो अक्सर जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो ऐसे मामले आते हैं कि मुस्लिमों ने क्या ही किया है, तो ऐसा नहीं है, उनका भी बहुत सारा योगदान रहा है और हिंदुओं का भी बहुत सारा योगदान रहा है। हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम लोगों को बीच में कोई भी भेद नहीं है। न जाने क्यों लोग ऐसे भेद बनाते रहते हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं और सब जब एक होंगे तभी ये हिंदुस्तान बनेगा, ऐसे ये हिंदुस्तान नहीं बन सकता। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय क्रांतिकारी वो मतलब पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके, तो वो थे अशफाक उल्लाह खां। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया है, अखिल भारतीय महिला संघ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। तो जो बटलर कमेटी थी 1927 की, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। फिर है महाड़ सत्याग्रह। भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। तो महाड़ सत्याग्रह किस लिए किया गया था, जो है दलितों को जो है वहाँ पर एक सार्वजनिक चौदार तालाब था, उसमें से पानी पीने और उनका इस्तेमाल करने के लिए उनको अधिकार दिलाने के लिए ये महाड़ सत्याग्रह था। और ये किसकी अगुवाई में था, तो भीमराव अम्बेडकर जी की। और ये कब हुआ, तो 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के, कहाँ पर, रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर, कहाँ पर हुआ, महाड़ स्थान पर। फिर है 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट को कब स्वीकृति मिली, तो अगस्त 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें इसको स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी, तो डॉक्टर अंसारी ने। किसने करी थी, डॉक्टर अंसारी ने करी थी। तो ये था कि नेहरू रिपोर्ट को कैसे स्वीकृति मिली। फिर है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से कौन घायल हुआ था, तो लाला लाजपत राय। और फिर उस जो वो घायल हुए थे उन चोटों के कारण जो है बाद में फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो जो हुआ था ये साइमन कमीशन वाला तो पूरा मैटर, तो उसमें क्या हुआ था कि जो लाहौर में साइमन आयोग के जो विरुद्ध प्रदर्शन चल रहा था उसमें क्या हुआ कि पुलिस ने फिर लाठी चार्ज कर दिया, यानी जो है लाठी चलने लगी, जो पूरा विद्रोह, पूरा जो विरोध हो रहा था उसमें। और जब पुलिस की लाठी हुई तो उनसे जो हमारे एक क्रांतिकारी हैं लाला लाजपत, कौन है, तो लाला लाजपत राय, वो जो है उस लाठी से वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए और फिर उसी कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये ऐसा कब हुआ, ये मतलब ये विद्रोह कब हुआ, ये आयोग इसके विरुद्ध प्रदर्शन कब हुआ था, तो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय को किस
विरुद्ध में या किस विद्रोह में लाठी लगी और जिसके कारण घायल होने के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो वो था साइमन आयोग का जो है विरोध, और वो था 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है ना करने वाले 2 दल थे, यानी लगभग जो है इंडिया में वो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, पर 2 दल ऐसे थे जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। वो 2 कौन से थे? तो वो थे, एक था जस्टिस पार्टी और एक थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। तो एक थी हमारी, कौन सी थी ये? जस्टिस पार्टी। ये जो 2 पार्टियां थीं, ये जो साइमन कमीशन था उसका विरोध या उसका बहिष्कार नहीं कर रही थी। तो ये हमारी 2 पार्टी थी, एक तो थी जस्टिस पार्टी और दूसरी थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। फिर है, अब जब ये सारा हुआ, लाला लाजपत राय जी की जान चली गई उस लाठीचार्ज में, फिर क्या हुआ कि जो हमारे एक और क्रांतिकारी रहे हैं भगत सिंह जी, तो उनके नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने जो है वो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन जो सहायक पुलिस थे कप्तान सॉन्डर्स, कौन थे? सॉन्डर्स, उनको गोली मार दी। तो ये किसने किया था? तो ये भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था पंजाब के क्रांतिकारियों ने। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस जो थे कप्तान सॉन्डर्स, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फिर है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच जो है उस पे बेंचों पर जो है वो बम फेंक दिया था। तो ये था उनका बम वाला हमला जो था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये। तो ये जो था, इसमें कौन कौन था? तो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर जो है वो बम फेंका था। यानी आई थिंक, मुझे क्या लगता है कि बम फेंकने का उद्देश्य बस इतना था कि वो अपनी शक्ति को जो है वो दुश्मनों को दिखा सकें कि सिर्फ आपके पास ही पावर नहीं है, अब हमारे पास भी पावर है और हम भी बम बनाना सीख गए हैं। बस यही दिखाने के लिए जो है उन्होंने बम अटैक किया था, और इसी कारण जो है उन्होंने खाली जो बेंचेस थी उन पर ही अटैक किया था। वरना अगर वो सोचो, जनरल डायर के जैसे अगर क्रूर होते, तो वो जब असेंबली चल रही थी तो किसी नेता पर या किसी आदमी पर या किसी ब्रिटिशर्स पर अटैक करते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने सिर्फ खाली बेंचों पर अटैक किया, और उसका मकसद बस इतना था कि वो अपनी शक्ति को दर्शा सकें। सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि हम इंडियन जो हैं, हमारे पास भी शक्ति है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास शक्ति नहीं है। तो बस इसी चीज़ के लिए उन्होंने ये अटैक जो है वो बम अटैक किया था दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली पर, वो भी सिर्फ खाली बेंचेस पर। तो ये पूरा था बम का अटैक जो हुआ था दिल्ली में। और इसमें कौन कौन था? तो इसमें थे भगत सिंह जी। कौन कौन थे? तो भगत सिंह जी थे, और इसमें बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे इसमें? बटुकेश्वर दत्त थे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप बताइएगा कि कौन थे जिन्होंने जो है जेल में जो कैदियों को खाना दिया जाता था उसके विरोध में फिर उनकी जान चली गई थी। काफ़ी दिनों तक वो भूखे रहे थे। लास्ट में उनकी जीत हुई थी, पर जो है वो उनकी भी मतलब डेथ हो जाती है उसमें। काफ़ी दिनों तक वो भूखे रहते हैं, 63 दिन लगभग वो भूखे रहते हैं, और जिस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन से क्रांतिकारी थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। फिर है, पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो तो पास होने के बाद जो है उन्होंने जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने बम फेंका था, वो भी खाली बेंचों पर। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में ये भी कहा कि उनका मकसद, देखो ये आगे आया भी है, मैंने पढ़ा भी नहीं था पर अपने पास से बताया था, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। यानी वो जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, तो बस वो जो शासक बैठे हुए थे बहरे बनकर, उनको बस वो उन तक जो है अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते थे। बस इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। मतलब जो उन्होंने बम फेंका था, बस इसी कारण से। तो वो कहते भी हैं कि उनका मकसद जो है वो किसी की भी जान को, मतलब किसी की भी जान को लेना नहीं है।
वो सिर्फ़ और सिर्फ बहरे कानों तक अपनी आवाज़ यानी जो बहरे अधिकारी हैं उन तक बस अपनी आवाज़, अपने अधिकारों की मांग को पहुंचाना चाहते थे, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। फिर है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के जब उन्होंने मतलब बम फेंका था उस समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, वो सदारत कर रहे थे। तो जब उन्होंने बम फेंका तो असेंबली के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल, वो सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो जो कांग्रेस है उन्होंने कभी पूर्ण स्वराज घोषित किया तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। वर्तमान में हम कब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो 15 अगस्त को। पर इससे पहले जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई थी? तो पहले था 26 जनवरी। क्या थी? 26 जनवरी, उसको माना गया था स्वतंत्रता दिवस। फिर है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। तो जो गांधी जी को मिलाकर अगर देखें तो 79 लोग थे और अगर उनके सहयोगियों की बात करें तो वो 78 थे। और ये हुआ कब? तो 12 मार्च 1930 को। फिर है लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये जो दांडी यात्रा थी इसके बारे में जो हमने अभी देखा कि उन्होंने जो है लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। तो कई जगह आपको इस प्रकार भी वर्णन मिल सकता है और कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि इतिहास की दुनिया वर्ग 10 पेज 11 में देखिए यहीं पर मिलेगा आपको समर्थकों की संख्या 78 और दूरी मानी गई है 240 किलोमीटर। तो ऊपर हमने पढ़ा वहाँ पर क्या लिखा है? 322 किलोमीटर और वो एक दूसरे स्रोत की बात हो गई। और जो है एक दूसरे स्रोत में अगर देखें तो उसमें बताया जा रहा है 240 किलोमीटर। तो ये लगभग जो है विवादास्पद मामला इतिहास में रहता है। चलिए अपने पॉइंट पर चलते हैं। फिर है कि दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय, कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। यानी एक तरीके से कहें तो उन्होंने महिलाओं के प्रवेश की भी मांग की गांधी जी से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर जो लिया जाता था उसका भी विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को ये है द गजेटियर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये द गजेटियर ऑफ इंडिया से लिया गया है यानी ये डेट जो है वो द गजेटियर ऑफ इंडिया से ली गई है। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी कि जो है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 को। और उसी के बाद जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया 1931 में मार्च में। फिर क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता यानी जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसको दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं और गांधी इरविन समझौता भी कह सकते हैं। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। क्या किया? प्रारूपित
किया क्या कि किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में जो है किसने उनकी मदद करी थी, तो M.N. रॉय ने उनकी मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति भी दे दी गई कि वो जो दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी भाग ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसी समय गांधी जी ने ये भी कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। यानी गांधी देखिए ये तो तय है कि जो आया है वो जो इस संसार में आया है यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो गांधी जी भी ये सच जानते थे और सब ये सच जानते थे और जितनी जल्दी स्वीकार कर लिए उतना ही अच्छा भी होता है। तो गांधी जी ने ये कहा था कि वो मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं, यानी कि वो तो मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं मरेगा। फिर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, वो हुआ कब, तो वो हुआ 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है इसमें भाग लिया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग किसने लिया, तो महात्मा गांधी ने। पर जो है यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा, यानी इसमें कुछ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रहा जिस कारण जो है ये असफल रहा। गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेसेंटियाना नामक इटली के पोत से वो वापस भारत लौट आए थे। यानी जो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके लिए उनको लंदन जाना था, तो वो SS राजपूताना जहाज से वो लंदन में पहुंचे थे और फिर वो बेसेंटियाना नाम के इटली के पोत से वापस भारत लौटे। ये हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था, मैकडोनाल्ड। तो ये था तीनों गोलमेज के सम्मेलन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन रहा, तो वो थे गांधी जी। और अछूतों यानी कि जो एक प्रकार से जो दलित थे उनका प्रतिनिधित्व कौन था कर रहा था, उनका प्रतिनिधि तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो वो भी गए थे उसमें। और यहीं पर हमको लगता है कुछ बात होगी और वो आपको भी पता चलेगा भी। तो वो थे लंदन में गए थे तीनों गोलमेज सभाओं में जो है वो अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में और कांग्रेस के प्रतिनिधि थे गांधी जी। फिर है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जो है वो असफलता मिली। उसके बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया और ये अंतिम रूप से जो है वो 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। यानी ये फिर 1932 में स्टार्ट हुआ और फिर 1934 तक चला मतलब तब तक इसको जारी रखा गया। तब 1934 में जो है इसको पूरा जो है मतलब अंतिम रूप से इसको वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। और जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसमें जो पठान सत्याग्रही थे उन पर जो है गोली चलाने से जो गढ़वाल राइफल्स थे उन्होंने इनकार कर दिया। और अब इसी के साथ इसी दौरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना आती है, वो है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इनको फांसी दे दी गई। कब, तो 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दे दी गई, तो वो थे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। तो इन तीनों जवानों को यानी भगत सिंह को और सुखदेव और राजगुरु जी को इनको फांसी कब हुई, तो इनको फांसी हुई थी 23 मार्च। यानी वो अशुभ घड़ी कहें भारत के लिए कौन सी रही, बहुत ही दुखद घड़ी, बहुत ही अशुभ घड़ी। तो वो कौन सी थी, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह जी को और सुखदेव जी को और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन तीनों को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया, पर 1934 में क्या हुआ
कि मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव NG रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नाम की पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। ये किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। तो ये जो पत्रिका थी हुंकार, इसको किसने जो है प्रकाशित किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना से इसका प्रकाशन किया और ये किसान आंदोलन की पत्रिका थी। फिर इसका प्रकाशन राहुल सांकृत्यायन ने साप्ताहिक पत्रिका का जो है 1942 में वो इसका जो है वो संपादन करे और वो बन गए इसके संपादक। कब? 1942 में हुंकार पत्रिका का। फिर किसान सभा के बारे में। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा फरवरी 1918 में। अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड, तो वो थी स्वामी सहजानंद सरस्वती, 11 अप्रैल 1936। अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन में 1939 में। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू 1920 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929। आंध्र प्रांतीय किसान सभा NG रंगा 1928। भारतीय किसान संघ कोटा श्री दत्तोपंत जी ठेकड़ी 4 मार्च 1979 को। तो ये सब बताई गई हैं कि किसान सभा, इन सभी किसान सभाओं का आयोजन कब हुआ और उस टाइम मतलब इसका नेतृत्व किसने किया या अध्यक्षता किसने करी और क्या क्या उन सभाओं के नाम थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937 से 38 में बकास्त आंदोलन किए। तो बकास्त आंदोलन किसने किए? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। क्या बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसका गठन 1927 में हुआ था। तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी भारत प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1927 में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। फिर है दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तो जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये कब शुरू किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। फिर है कि इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो जो इसमें तीनों सत्याग्रही थे, जवाहरलाल गांधी जी ने जो शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो ये सब चल ही रहा था। उसी दौरान हुआ क्या कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता का वो पद संभाल ही रहे थे। तभी उन्होंने भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जो कि था पाकिस्तान, यानी अब आया है पाकिस्तान का डिवाइडेशन। तो वो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में उन्होंने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। फिर है
कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं यानी नाउ और नेवर उसमें किया था। तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग उसने ही किया था अपने एक पैम्पलेट में, जिसका था नाउ और नेवर यानी अब या फिर कभी नहीं। उसने विद्यार्थी था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था रहमत अली। उसने जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और उसके 3 साथी भी थे उसके साथ में। वो कहाँ का जो है वो था स्टूडेंट, तो वो था लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। कहाँ का? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। और उसने जो है पैम्पलेट अपना प्रकाशित किया था उन चारों ने जनवरी 1933 में, उसी में था अब या फिर कभी नहीं, और उन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौता की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये आश्वासन दिया था लॉर्ड लिथगो ने 1940 में अगस्त घोषणा के द्वारा। किसको? मुस्लिमों को ये आश्वासन दिया। फिर है क्रिप्स प्रस्ताव। क्या है क्रिप्स प्रस्ताव? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी और राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। ये सब जो है इस क्रिप्स प्रस्ताव में था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का जो है वादा यानी ये भविष्य का फ्यूचर का एक पोस्ट डेटेड चेक हो गया था, करार दिया गया। और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तृतीय में चेक कहा था, यानी जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तृतीय चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को जो है उन्होंने वापस ले लिया। 1942 में 1942 में वर्धा में, कहाँ पे? वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यानी वो हर बार छल ही करते थे। तो अब क्या हुआ कि 1942 में वर्धा में वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऊब गए और फिर उन्होंने कांग्रेस ने जो है क्या किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया, ये प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में जो है वो तिलक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? तो तिलक दिवस मनाया गया। कब? 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में। और उन्होंने जो है कांग्रेस ने 1942 में वर्धा में ही जो ये अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया।